करेंगे शुरू। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज 23 मार्च शहीद दिवस पर हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के लिए जिन वीर योद्धाओं ने, जिन वीर सपूतों ने अपने प्राणों की आहुति दी, उन सबको मैं शत शत नमन करता हूं। और आज के दिन सरदार भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जी जो इस भारत माँ को आज़ादी दिलवाने के लिए शहीद हुए, उनके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। वो आज के दिन शहीद तो हुए, लेकिन हमेशा इस हिंदुस्तान के युवाओं के दिलों में हमेशा ज़िंदा रहेंगे और उनकी शहादत को ये हिंदुस्तान कभी भूल नहीं सकता। आज हरियाणा प्रदेश में अपना विशेष और अहम स्थान रखने वाले राजनीति के चर्चित चेहरे, पूर्व मंत्री मेरे बड़े भाई आदरणीय चौधरी करण सिंह दलाल जी, मेरे सामने उपस्थित मीडिया के सभी साथी, छायाकार बंधुओं, मंच पर बैठे हुए मेरे भाई जगन डागर जी, भाई गिरीश भारद्वाज जी, रोहित सिंगला जी, पूर्व पार्षद अनिल शर्मा जी, संचित कोहली जी, मेरे बड़े भाई मुकेश यादव जी, भाई राजेश्वर गोयल जी, भाई जोगिंदर पहलवान जी, भैया राजेश आर्य जी, और यहाँ पर आए हुए समस्त साथियों का आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों से आज इस मौजूदा बीजेपी मौजूदा प्रदेश और देश की सरकार की जन विरोधी नीतियों के बारे में, इस सरकार की दमनकारी नीतियों के बारे में, इस सरकार ने जो जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है उसके बारे में, देश में बढ़ती महंगाई, भ्रष्टाचार, उन सब के बारे में आदरणीय दलाल साहब आपको विस्तार से आपके सामने अपनी बात रखेंगे। आदरणीय मेरे बड़े भाई चौधरी करण सिंह दलाल जी। आज जो आप लोगों को तकलीफ दी है, जैसा हमारे भाई वेदपाल दायमा जी ने आपके सामने बताया, शहीदी दिवस आज देश और दुनिया में मनाया जा रहा है और जिन शहीदों ने इस देश को आज़ाद कराने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी और प्रजातंत्र जैसा एक यंत्र इस देश को दिया, जिसमें गरीब से लेकर के अमीर, नौजवान, कर्मचारी, दुकानदार, व्यापारी, कारखानेदार, सबको संविधान की मर्यादाओं के मुताबिक जीने का अधिकार है, रोजगार के अधिकार हैं, काम के अधिकार हैं, राइट टू इन्फॉर्मेशन है। लेकिन आज बड़े दुख की बात है कि ईमानदारी की दुहाई देने वाली और कायदे कानूनों की दुहाई देने वाली भाजपा सरकार के दोहरे मापदंड इस चुनाव में दिखाई दे रहे हैं। जैसा कि जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने के बाद एक पत्र सभी जिला अधिकारियों को गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से कि जितने भी राजनीतिक लोगों के, चाहे वो पोस्टर हैं, चाहे वो फ्लैक्सीज हैं, चाहे दीवारों पर जो ये लिखा हुआ जो नारेबाजी है, इन सबको मिटाना होता है। आज जो कांग्रेस या विपक्ष के लोगों के जो पोस्टर थे, जो हमारी पार्टी के उसके अंदर जो हमारे नारे थे, उन सब को जिला प्रशासन ने पलवल और फरीदाबाद में उखाड़ने का काम किया। हमें उस चीज़ का कोई अफसोस नहीं, लेकिन अफसोस इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी के ये नारे, ये बोर्ड अभी भी महत्वपूर्ण जगहों पर लगे हुए हैं। उनको सरकार ने जानबूझ करके नहीं हटाया है। कहीं ये मोदी सरकार एक दफ़ा फिर से सेक्टर 17 में ही है फरीदाबाद में, तो और सेक्टरों में भी इसी तरह के ये मोदी सरकार के और ये नारों को जिला प्रशासन जानबूझ करके नहीं हटा रहा है। यही जिला पलवल में होडल से लेके पलवल तक ये हमने फ़ोटो खिंचवा के मंगाए हैं और जानबूझ करके जो मुख्य जगह हैं जहाँ से ज़्यादा लोगों का आगमन होता है, आना जाना होता है, वहाँ पर मोदी सरकार के
जो नारे हैं, चाहे वो दीवारों पर लिखे हुए हैं, चाहे वो पोस्टर हैं, बीजेपी के उन खोखले और झूठे नारों को लोगों तक ले जाने के लिए जिला प्रशासन बीजेपी के हाथों में खेल रहा है। दोनों जगह, जिला प्रशासन फरीदाबाद और जिला प्रशासन पलवल। और बड़े दुख की बात है कि जो हमारे सांसद 10 साल इस इलाके के सांसद रहे, देश में मंत्री रहे, आज वो पंचायतों के चुने हुए प्रतिनिधियों की बैठकें बुलाते हैं, कभी पलवल बुलाते हैं, कभी फरीदाबाद बुलाते हैं, जिला पार्षदों को बुलाते हैं, ब्लॉक समिति के अधिकारियों को बुलाते हैं, जो कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद इनका कोई अधिकार नहीं, इनकी कोई हैसियत नहीं है। अब जो गवर्नेंस है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के हाथों में आ जाती है। लेकिन हम उनसे पूछना चाहते हैं कि आज जो ग्राम पंचायतों को, जिला पार्षदों को, ब्लॉक समिति को, नगर निगम को जो वो तरक्की की दुहाई दे रहे हैं, ग्रांट और पैसा देने की दुहाई दे रहे हैं, खुद सांसद निधि से जो पैसा लोकसभा क्षेत्र में लगना होता है, पिछले दिनों अखबार में आपने भी पढ़ा होगा कि हमारे सांसद का जो निधि कोष का पैसा था, MP लेट जिसे बोलते हैं, वो पैसा खर्च नहीं किया जा सका, वो पैसा वापस गया है। तो अपने दायित्व को 9.5 साल भाजपा के सांसद और केंद्रीय मंत्री ने कोई बिल्कुल नज़रअंदाज किया, ना इलाके की परवाह की, ना इलाके की डेवलपमेंट की परवाह की। फरीदाबाद को स्मार्ट सिटी का नाम दे करके जो स्मार्ट सिटी के नाम पर पैसा खर्च होना था वो भाजपा नेताओं की जेब में गया। और आज फरीदाबाद की जो हालत है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चली है। ना सड़कों का निर्माण हुआ है, ना नालों की गंदगी को साफ किया है, ना नाले बनाए हैं, ना सीवर का बंदोबस्त ठीक तरीके से हुआ है। और सफाई तक के लिए हमें यहाँ धरने प्रदर्शन करने पड़ते थे। आप लोगों के सामने हमने धरने प्रदर्शन किए तो सफाई होती थी। 33 रेल आज भी हमारी बंद हैं, जो कोसी होडल से कमेरे वर्ग के लोगों को, हमारी बहन बेटियों को, छोटे व्यापारियों को, जो रेल कोसी से चल करके फरीदाबाद दिल्ली तक चला करती थी, 33 रेल, बार बार कहने के बावजूद वो रेल की सेवाएं आज भी बंद की हुई हैं। क्यों? क्योंकि बीजेपी के नेताओं की नाजायज बसें सैकड़ों की तादाद में दिल्ली से भरतपुर, आगरा, मथुरा पर जो चलती हैं, जो प्रदूषण को भी खराब और ज़्यादा बढ़ावा देती हैं, इसलिए रेल सेवाओं को बंद किया हुआ है। और आज चुनाव के नाम पर अब फिर से ये लोगों को झूठे सपने दिखाने का काम कर रहे हैं। ये जो करें वो भाजपा की आदत है, लेकिन हमारी चेतावनी जिला प्रशासन फरीदाबाद, चाहे वो पुलिस के अधिकारी हैं, चाहे वो डिप्टी कमिश्नर या कमिश्नर नगर निगम के अधिकारी हैं, या दूसरे डिपार्टमेंट्स के अधिकारी हैं, और यही पलवल ज़िले के अंदर चाहे वो कोई भी अधिकारी हैं जिला प्रशासन में, डिप्टी कमिश्नर हैं, SP हैं, उन्हें अपनी हैसियत में रहना चाहिए, संविधान की मर्यादाओं को मानना होगा। और अगर ये भाजपा के हाथों में इसी तरीके से खेलते रहे तो इन अधिकारियों को सबक सिखाना हम जानते हैं, हम कानून को हाथ में नहीं लेने देंगे। इसलिए जिला प्रशासन से हमारा आज की इस प्रेस वार्ता के माध्यम से ये चेतावनी है कि जहां ये भाजपा के ढकोसले, ये नकली इनके नारे, इनके जो देश और इस तमाम जिला फरीदाबाद लोकसभा चुनाव क्षेत्र को जो इन्होंने बर्बाद करने का काम किया है, 9.5 साल तो सोते रहे। और आज जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की हिदायतों के बावजूद जिला प्रशासन इनका गुलाम बन करके इन्हें नहीं हटा रहा है, और विपक्ष के जितने भी हमारे बोर्ड थे, हमारे फ्लैक्सीज थे, हमारे और भी जितने जो पार्टी के संदेश थे, उनको दोनों जिलों के अधिकारियों ने हटाने का काम किया। हम ऐसा कतई नहीं होने देंगे। एक बात ये, दूसरी बात ये है कि आज भी जो अधिकारी हैं वो भाजपा के जो विधायक हैं रहे, जो पिछले 5 साल कहीं दिखाई नहीं दिए,
जो अपने सेक्टर्स में अपने खुद गांवों में रहने वाले लोगों की दिक्कतों को दूर नहीं कर सके, और ना यहाँ के सांसद और विधायकों की कोई हैसियत रही कि वो सरकार पर दबाव बना सकें। जब फरीदाबाद के अंदर जो बिजली के छापेमारी हुई 52,000 घरों में, अकेले जिला फरीदाबाद में बिजली की छापेमारी हुई है गरीब लोगों के घरों में। 26,000 पलवल जिले के अंदर गरीब लोगों के घरों में बिजली की छापेमारी होने का काम हुआ है। कारखानेदारों की मदद करते रहे और गरीब किसान मजदूरों को, छोटे दुकानदारों को, छोटे कर्मचारियों को, या जो इनके खिलाफ गांवों में जो लोग हैं, वहाँ भाजपा नेताओं के इशारों पर इन्होंने बिजली की छापेमारी करने का काम किया। लेकिन एक भी इनका विधायक या सांसद लोगों के बचाव में नहीं आए। टोल चारों तरफ जिला पलवल और फरीदाबाद के लगाए गए नाजायज टोल। गडकरी कहता है पार्लियामेंट के अंदर कि ये गदपुरी पर टोल जो लगा हुआ है, ये 60 किलोमीटर के अंदर जितने भी टोल आते हैं वो नाजायज हैं, उनको हटाया जाएगा। और आज तक उस टोल को हटाने की कोई बात नहीं की गई। तो इन्होंने इस इलाके के साथ धोखा किया, इलाके के साथ विश्वासघात किया। गरीब नौजवान, छोटे कर्मचारी, छोटे दुकानदार या जो और कमेरे वर्ग के लोग हैं, दलित हैं, बैकवर्ड भाई हैं, उनके हितों के साथ कुटाराघात किया। आज गरीब लोगों के घरों की जो ग्रांट जाया करती थी, पिछले 5 साल से ग्रांट ही जाना बंद हो चुकी है। और जो वजीफ़ा मिलता था गरीबों के बच्चों को, वो वजीफ़ा नहीं दिया जा रहा है। केवल पुलिस के अधिकारी न जाने अरबों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। जिला प्रशासन में कोई लाइसेंस बनाने के नाम पर पैसे लेता है, कोई रिन्यूअल, बंदूक के लाइसेंसों के रिन्यूअल के नाम पर पैसे लेता है। और जितने ठेके चाहे किसी भी जो कंस्ट्रक्शंस के हुए हैं, उन सब में बहुत भारी भरकम कमीशन लिया गया है, जिसकी मिसाल खुद हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने ग्रीवेंस कमेटी की भरी सभा में उन्होंने माना कि ये फरीदाबाद जितना करप्शन पूरे देश और दुनिया में कहीं नहीं है। तो वहाँ ये विधायक और सांसद मूक दर्शक बने रहे, अपने घरों को बनाते रहे, नाजायज कॉलोनियाँ काटते रहे। पिछले 5 साल में भाजपा के नेताओं ने फरीदाबाद लोकसभा चुनाव क्षेत्र में नाजायज कॉलोनियों को काटने का काम किया और फिर सरकार से उन्हीं नाजायज कॉलोनियों को अप्रूव कराने का काम किया। लोगों के किसी भी तकलीफ में ना सांसद ना ये विधायक कहीं से भी लोगों के साथी नहीं बन पाए, लोगों का बचाव नहीं कर पाए। और आज चुनाव के दिनों में ये अधिकारियों को जो नाजायज और गैरकानूनी तरीके से बुला करके लोगों की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। हम उन सभी अधिकारियों को चेतावनी देते हैं, अगर हमारे संज्ञान में ये जो आज हम कह रहे हैं, अगर फिर से ये बात इन्होंने दोहराई, हम इन अधिकारियों का घेराव करेंगे, इनको लोगों के सामने बेनकाब करेंगे और ये दिखाएंगे कि किस तरीके से अधिकारी सरकार के हाथों में खेल करके देश के संविधान की मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की अवहेलना कर रहे हैं, जो अब बर्दाश्त नहीं होगा। बातें तो बहुत हैं, बाकी मोटे तौर पर तो हमारा, क्योंकि ये चुनाव का, क्या कहना चाहेंगे केजरीवाल साहब के साथ जो हुआ है वो क्या ठीक है? कांग्रेस क्या कहना चाहिए इसमें, क्या उसका वक्तव्य रहेगा? देखिए, पूरा देश कह रहा है, जितने बेईमान भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हैं, विधायक हैं, इनके पदाधिकारी हैं, इनकी पार्टी है, वो सब दूध के धुले हुए हैं। जो और भी कोई अगर बीजेपी के नज़रों में भी वो करप्ट है या उनमें कोई कमियां हैं और बीजेपी में चला जाता है, तो वो भी दूध का धुला हो जाता है। केजरीवाल जैसा ईमानदार मुख्यमंत्री जो जनमानस की मूलभूत मुद्दों को लेकर के इस देश ही नहीं दुनिया के सामने शिक्षा और स्वास्थ्य का जो उन्होंने इंतजाम दिल्ली में करके दिखाया, जिस तरीके से उनकी ख्याति पूरे जो देश और दुनिया से बाहर तक जा रही थी, तो मोदी जी को उनके अंदर एक चुनौती नज़र आ रही थी। उनकी चुनौती को वो काम से और उनका मुकाबला करके नहीं रोक पा रहे थे, इसलिए इस तरीके से ये बेईमानी का झूठा इल्ज़ाम लगा करके जो दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल को
गिरफ्तार किया है। ये बहुत ही अफसोस की बात है। आज देश के तमाम वो लोग जो संविधान में विश्वास करते हैं, जो देश की मर्यादाओं में विश्वास रखते हैं, उन सभी लोगों को बहुत बुरा लगा है कि एक ईमानदार मुख्यमंत्री को इस तरीके से अपमानित करके भाजपा के सरकार ने जो उन्हें जेल के अंदर डाला है, ये गैर कानूनी है, गैर मर्यादित है और हम सब इसकी निंदा करते हैं। कांग्रेस के खाते सीज कर दिए गए हैं। चुनाव प्रचार को लेकर हर आदमी परेशान है। आपके कांग्रेस के टॉप लेवल से लेकर इलेक्शन जूनियर तक कैसे लड़ेंगे फिर आप इलेक्शन में? हम जो भाजपा ने 10 साल इस देश को लूटा है और जिस तरीके से ये चुनाव के दौर में धन और दौलत के दम पर, सरकार की ताकत के दम पर लोगों का ईमान खरीदने की कोशिश करते हैं, तो उसके लिए हमने अपना अभियान पहले से ही चलाया हुआ है और लोगों को हम ये बात समझा रहे हैं कि चाहे कांग्रेस के खातों को ये सील करें, चाहे कोई और भी हरकत करें या जैसा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का ये उल्लंघना कर रहे हैं, हमें इनकी गीदड़ भभकियों से कोई असर नहीं आएगा। कांग्रेस के लोग जिन्होंने देश को आज़ाद कराया, इस बीजेपी के राज से भी देश को आज़ाद कराना है। ये कुछ भी करें, हमारे हौसलों में कोई कमी नहीं आएगी और आने वाले इस चुनाव में बीजेपी को इस देश से और ख़ास करके हरियाणा से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के जो मिलकर के एक ताकत इंडिया गठबंधन बना है, 10 की 10 सीटों पर कांग्रेस की जीत होगी और ये भाजपा के जो मंत्री सांसद है सब भागते हुए नजर आएंगे। तीसरी बार टिकट मिली है कृष्णपाल गुर्जर जी को, क्या कहना चाहेंगे? विकास फरीदाबाद में हुआ या लगता है कि वो 10 लाख से ऊपर की बात कर रहे हैं, उनके समर्थक इस बार 10 लाख पार? कितना चुनौती समझते हैं कांग्रेस इस बार? जो भाजपा के जिनको पैसे दिए जाते हैं बतौर तनख्वाह, भाजपा के अपने कार्यकर्ताओं को, जो उनके मुख्य कार्यकर्ता हैं, उनको भाजपा तनख्वाह देने का काम कर रही है। उनको छुपे रास्तों से धन और दौलत जो उनको दी जा रही है, वो केवल लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं। जो लाखों से भारतीय जनता पार्टी के सांसद जो यहाँ से जीता करते थे, अब की दफ़ा लाखों से उनकी हार होगी और पूरे देश में सबसे ज़्यादा, ये तीसरे नंबर पर इनकी जीत हुई थी, अब की दफ़ा पूरे देश में सबसे ज़्यादा वोटों से हारने वाला फरीदाबाद का भाजपा का सांसद होगा। कांग्रेस का कौन सा कैंडिडेट है सर जो टक्कर देने वाला है? नाम तो आपका आया नहीं तक निकाल। मैं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की बात कर रहा हूँ। कोई भी लड़े हमसे, कृष्णपाल को सबसे ज़्यादा वोटों से हराने का काम फरीदाबाद लोकसभा चुनाव क्षेत्र के 36 बिरादरी के लोग करने जा रहे हैं। ये आपके सामने आ जाएगा। दलाल साहब, उम्मीदवार की घोषणा में देरी कार्यकर्ताओं को भी बहुत खल रही है क्योंकि भाजपा ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया। आपको नहीं लगता कि कांग्रेस की सुस्ती परेशानी में डाल सकती है कांग्रेस को? ये पूजा जी, क्योंकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जब लागू हुआ, इलेक्शन नोटिफिकेशन जो आया, तो पहले सेकंड फेज में फरीदाबाद का चुनाव तय था, लेकिन इनकी सीआईडी की रिपोर्ट और इलाके की लोगों का जो मन जब इनकी गुप्त एजेंसियां टटोल रही थी, तो आज हरियाणा के से सबसे ज़्यादा डरी हुई भाजपा की सरकार है। इसलिए इन्होंने जानबूझ करके इसको छठे फेज में ले जाने का काम किया। लेकिन हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें पूरा समय मिलेगा और कैंडिडेट और पार्टी के फैसलों से पहले हम सब अपनी अपनी जिम्मेवारियों पर लगे हुए हैं। जहां भी हम जा रहे हैं, लोगों में बहुत उत्साह हमें मिल रहा है और आप देखेंगे कि ये चुनाव पहली दफ़ा फरीदाबाद के लोग देखेंगे कि चुनाव क्या होता है। कब तक आपके कैंडिडेट की घोषणा होगी सर? ये तो पार्टी हाईकमांड का काम है, लेकिन जैसा मैंने बताया, हमारा कैंडिडेट तय है, कैंडिडेट अपना काम कर रहे हैं और वहाँ उसका जो नाम अखबार में आना है वो आ जाएगा। सर एक कथित ऑडियो 15-16 तारीख को आचार संहिता लगी थी, उसके बाद जिस तरीके से प्रदेश सरकार की कैबिनेट मंत्री का गठन किया गया, कानूनी रूप से कितना सही मानते हैं? जो प्रदेश में पिछले दिनों मुख्यमंत्री रहे श्री मनोहर लाल खट्टर, इस भाजपा को ये बताना चाहिए कि श्री मनोहर लाल खट्टर जी की क्या ऐसी कमियां इनको नजर आई जो एक सही पहले दिन तो प्रधानमंत्री उनकी तारीफ करते हैं, अगले दिन उनको इस तरीके से हटा देते हैं। जो व्यक्ति मुख्यमंत्री बनकर के बीजेपी की नज़रों में खरा नहीं उतरा, वो सांसद बन के कौन सी जिम्मेवारी को पूरा कर पाएगा?
और ये जो मंत्रिमंडल आज हरियाणा में बना है, हमें बेहद अफसोस है। ये कोई मंत्रिमंडल नहीं है, ये कठपुतली है। और ये तमाम की तमाम कठपुतलियों को चलाने वाली बीजेपी की जो असली ताकत है, अब हरियाणा में लोगों के चुने हुए नुमाइंदों की हुकूमत आपको नज़र नहीं आएगी। ये तो केवल नाम मात्र, कोई मुख्यमंत्री, कोई मंत्री, कोई राज्य मंत्री। असलियत में भाजपा का असली खेल ये है कि इन मुखौटों को आगे करके हरियाणा को लूटने का काम भाजपा की जो असली ताकत है वो करेगी। और लोगों की उम्मीदों पर जो भाजपा पिछले 9.5 साल में मायूसी लोगों को मिली है, इन कठपुतलियों में भी इससे भी ज़्यादा मायूसी लोगों को नजर आएगी। सर, एक कथित वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उसको हम पुष्टि नहीं करते, नहीं कथित वीडियो में यहाँ के मौजूदा सांसद का नाम लिया जा रहा है, पुष्टि इस बात की नहीं करते, लेकिन उसमें जितने भी आपके गुप्ता समाज है, बनिया समाज है, उसमें बहुत सारी अपशब्द बोले, वैश्य समाज को बहुत सारी भाषा शैली पर आपत्तिजनक बोली गई है। क्या कहना चाहेंगे सर, अगर सुनी हो तो? देखिए, वो सुनी है और बड़े अफसोस की बात है कि आज तक सांसद ने उसके बारे में कोई क्लैरिफिकेशन जारी नहीं की है कि उन्होंने कहा हो कि डॉक्टर्ड है या ये इस पे बंद आ गया सर, उन्होंने बोल दिया कथित ये फेक है, उन्होंने। दैनिक जागरण। तो चलिए फिर इस बात का देख, बहुत अच्छे धर्म के ये भगवान राम की कसम खा के कहें कि ये वीडियो उनका है या नहीं। वही भगवान राम का समय काल चल रहा है, तो हम उनसे निवेदन करते हैं कि किसी भी चौराहे पर, किसी गांव में खड़े होकर के भगवान राम की सौगंध खा करके कहें कि ये बात उन्होंने अग्रवाल समाज को अपमानित करने के लिए नहीं कही, हम मान लेंगे। आपने राम की बात की है, आने वाले चुनाव में भाजपा को राम मंदिर का कितना फायदा मिलेगा? देखिए, राम हम सबके हैं, राम कोई भाजपा के नहीं है। राम तो सबके हैं, वो भगवान है और हम सब जो भी हिंदू हैं अपने आप पर गर्व करते हैं। लेकिन असलियत में मंदिर बनाने के साथ साथ राम की मर्यादाएं, भगवान राम की मर्यादाओं को भी इन्हें ग्रहण करना चाहिए, जो कि ये दूर दूर तक भी नहीं कर रहे हैं। जो इनके कुकर्म हैं, जो इनकी बेईमानी है, जो इनके आपराधिक प्रवृत्ति है, जो धोखे से राजनेताओं को इस देश में समाप्त करना ये चाहते हैं, जो धोखे से ये देश के संविधान को बदलना चाहते हैं, जो दलित और बैकवर्ड और नौजवानों के साथ ये धोखा कर रहे हैं, किस तरीके से फौज की भर्ती को अग्निवीर का नाम दे करके फौज के भर्ती होने वाले नौजवानों को जो इन्होंने मायूस करने का काम किया है, तो ये राम को मानने वाले कम से कम ऐसा काम नहीं कर सकते। तो राम को मानने वाले लोग ये है नहीं, राम को मानने वाले लोग तो हमें किसान हैं, मजदूर हैं, कमेरा वर्ग है, जो मेहनत कर समाज है, या जो और भी हमारे दूसरे भाई हैं। लेकिन जो वैश्य समाज इस देश का गौरव रहा है, आज भी है। जब कंगाली के दिनों में ये वैश्य समाज ही था जो प्याऊ लगवाते थे, खाना खिलवाते थे, सामूहिक विवाहों का आयोजन आज भी करते हैं, पहले भी करते थे। तो एक ऐसे समाज का नाम लेकर के, वो उस कैंडिडेट का नाम लेकर के कहते, हमें कोई दुख नहीं होता। लेकिन जो समाज को अपमानित करके उन्होंने बात कही है, और अगर वो अखबार में कह करके कह रहे हैं कि ये फेक है, तो हम उनकी बात मान लेंगे। भगवान राम का नाम लेकर के किसी चौपाल पर खड़ा होकर कह दें कि मैंने नहीं कहा ये फेक है, हम मान लेंगे। शहर को 2 मंत्री पहले से ही मिले थे सर, तीसरे भी देने की आवश्यकता पड़ गई। ऐसा क्या लगता है कि फैजाबाद में काम नहीं हुआ या फैजाबाद को और स्मार्ट बनाने की कोशिश करने में लगेंगे? मंत्री लोगों का ख्याल नहीं कर रहे हैं, मंत्री अपनी धन दौलत बना रहे हैं, अपनी जायदादों को बढ़ा रहे हैं। मंत्री अपने कुछ चहेते अफसर और कुछ लोगों के साथ इस सरकार के खजाने को लूटने का काम कर रहे हैं। फरीदाबाद के लिए आप बीजेपी के और भी अगर 3 मंत्री बना दो, तो जो पार्टी है वो इन्हें कोई भी जनहित का काम नहीं करने देगी, क्योंकि बीजेपी के अंदर चुने हुए नुमाइंदों की कोई हैसियत ही नहीं है। हैसियत हमारी हुआ करती थी। इस फरीदाबाद में मेट्रो लाने का काम हमने किया, फरीदाबाद में MBBS जो मेडिकल कॉलेज वहाँ खोलने का काम किया, फरीदाबाद के अंदर पानी के लिए रेन्यूएबल स्कीम लाए तो हम लाए, फरीदाबाद के अंदर सीवर और स्टेडियम बनाने का काम किया। फरीदाबाद को एक फरीदाबाद जैसा जो ये फ्लाईओवर जो बना बदरपुर में, जो सालों साल जो हमारा भाग्य अधर में लटका हुआ था, वो कांग्रेस ने किया। बीजेपी के मंत्रियों ने केवल अपने घर बनाने का काम किया है, अपनी धन और दौलत को बढ़ाने का काम किया है। इसलिए लोगों को इनसे कोई उम्मीद नहीं है। और इस लोकसभा के चुनाव में, जैसा मैंने पहले कहा
इस लोकसभा के चुनाव में दोनों हमारे जिलों के 36 बिरादरी के लोग, फरीदाबाद लोकसभा के क्षेत्र के सभी 36 बिरादरी के लोग इन्हें मजा चखाने का काम करेंगे। चुनाव में जो गत इनकी होने जा रही है, वो जैसे ही जब चुनाव शुरू होगा तो आप देखेंगे कि इनकी क्या हैसियत। 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? फरीदाबाद के कार्य को लेकर, फरीदाबाद के विकास से समथिंग जो भी लेकर कितने नंबर देना चाहेंगे? अगर तो इनकी जमीन, धन दौलत, जायदाद और इनके निजी स्वार्थों को देखें तो 10 में से भी उल्टा 10 से ज़्यादा मंत्रियों के, विधायकों के बनने से पहले इनके वो देख लो, फिर बनने के बाद इनका देख लो। अगर जहाँ तक फरीदाबाद लोकसभा के क्षेत्र के लोगों की भलाई या उनके हित में कोई काम करने की बात है तो केवल बहुत बड़ा जीरो। इन्होंने कुछ नहीं किया, लोगों को निराश किया है। आज यहाँ महामारी जैसा माहौल बना हुआ है, न पानी है, न सीवर है, न सड़कें हैं। जो प्रदूषण है वो इतना बढ़ रहा है कि लोगों को जान का खतरा बन रहा है। कैंसर जैसी बीमारी हमारे फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र के अंदर पैर पसार रही है। हरियाणा में जगह जगह एम्स बन रहे हैं। फरीदाबाद लोकसभा में मंत्री होते हुए क्या हमारे किसी विधायक, सांसद ने सरकार के ऊपर ये दबाव बनाया कि भाई मैं देश में तीसरे नंबर पर जीत हासिल करने वाला सांसद हूँ, तो जो एम्स है जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस इलाके के लोगों को है, जो एम्स हरियाणा में और जगह बन सकते थे, अगर इनमें दम होता, लोगों से हमदर्दी होती, तो वो एम्स हमारे लोकसभा क्षेत्र में भी बन सकते थे, जो कि इन्होंने नहीं बनाए। प्राइवेट अस्पतालों में यहाँ के भाजपा के मंत्री और सांसदों का हिस्सा है। प्राइवेट अस्पतालों की लूट में, जो आज प्राइवेट अस्पताल लूट कर रहे हैं जिले के अंदर, दोनों जिलों के अंदर, वो भाजपा के मंत्रियों का उसके अंदर साझेदारी है, हिस्सा है। इसीलिए सरकारी अस्पतालों में कोई दवाई नहीं और प्राइवेट अस्पतालों में लोगों को जाकर के लूटना पड़ रहा है। आयुष्मान जैसी स्कीम जिसका ये बार बार बखान करते हैं, आज आयुष्मान के कार्डों को प्राइवेट अस्पताल, क्लिनिक वालों ने फेंकना शुरू कर दिया। उनके बिल तक नहीं दिए जा रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री अम्मा नाम के अस्पताल का उद्घाटन करके जाते हैं। हमें उम्मीद थी कि शायद गरीब लोगों का इलाज इस अम्मा अस्पताल में होगा, लेकिन जो सुनने में आ रहा है, अम्मा अस्पताल की लुटाई इनसे भी ज़्यादा है। तो कहाँ है ये भाजपा की सरकार? क्या इस फरीदाबाद को ये यही इनाम देना चाहते हैं जिस फरीदाबाद ने आज हरियाणा में इनकी सरकार बनाई? पलवल और फरीदाबाद जिला अगर सरकार ना बनाता तो ये पिछले दिनों हरियाणा में कांग्रेस की सरकार नहीं बननी थी। तो ये जो आज हरियाणा में सरकार बनी, उसमें सबसे कम अगर कोई लोगों का काम हुआ है तो फरीदाबाद और पलवल है। 11,000 ग्रुप डी की नौकरियां जो पिछले दिनों निकाली गई, उसमें मैं मांग करता हूं ये वाइट पेपर इशू करें कि फरीदाबाद और पलवल जिले के सबसे कम बच्चे उसके अंदर क्यों आए, जबकि वो किसी रिटन टेस्ट के आधार पे नहीं था सिलेक्शन। उसमें गरीबी, सोशल उनका स्टेटस और उनकी रिहाइश के नंबर जोड़ करके, तो क्या ये पलवल और फरीदाबाद इतने रईस इलाके हैं कि हमारे बच्चों को ग्रुप डी में भी नौकरियां नहीं मिल सकती? और कौशल विकास एक ठेकेदार है जो कि भाजपा का बहुत बड़ा गुर्गा है, और उस कौशल विकास में जो खरबों रुपए नौकरियों की तनख्वाह के आते हैं, उसका जो कमीशन उस गुर्गे के घर में जाता है। और कौशल विकास के नाम पर जेई की भर्ती, कहीं क्लर्क की भर्ती, कहीं चपरासी की भर्ती, कहीं ट्यूबवेल ऑपरेटर की भर्ती, और तो और एसडीओ की भर्ती भी जो करके कौशल विकास के नाम पर ये बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये कौशल विकास, ये ठेकेदार हैं, ये कोई सरकारी नौकरी नहीं है। और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद अभी भी कौशल विकास के नाम पर हरियाणा के नौजवानों को ठगने का काम हरियाणा की सरकार कर रही है। तो जब कह रहे थे कुछ स्कूलों में भी हिस्सेदारी भाजपा नेताओं की, प्राइवेट स्कूलों में भी ये हिस्सेदार हैं। भाजपा के सांसद, भाजपा के विधायक और भी इनके अल्लू लल्लू जो हैं, जो भाजपा की वो लगाए फिरते हैं, वो सब स्कूलों में भी उनकी हिस्सेदारी है। अस्पतालों में भी है जी, है जी, अस्पतालों में भी अस्पतालों को तो मैंने कह ही दिया उनकी हिस्से। छायसा मेडिकल कॉलेज को लेकर के क्या कहेंगे जी? छायसा मेडिकल कॉलेज को अगर वो बन जाता है, चालू होता है, तो फरीदाबाद बेहतर मुक्त हो जाएगा।
अभी बीके हॉस्पिटल में इलाज नहीं होता, सब दिल्ली रेफर होते हैं। आपका बहुत अच्छा पॉइंट है। हम सब ये मांग करते रहे हैं, दोनों जिले के लोग, कि जो छायसा मेडिकल कॉलेज है उसको अपग्रेड करके गवर्नमेंट उसका टेक ओवर करे। पिछले दिनों जो दिखावा इन्होंने कोविड में किया था, वो थोड़े दिनों के बाद उसको फिर उसी बदहाली में छोड़ करके सरकार वहाँ से भाग चुकी है। दलाल साहब, आपको बता दूं, अभी ओपीडी की सर्विस चालू है, कुछ मेडिसिन अब शुरू की गई है। हमें मेडिकल कॉलेज की ज़रूरत है जहाँ बिस्तर हो, डॉक्टर हो, जहाँ लोगों को प्रैक्टिकल नहीं होता वहाँ पे। जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो सिर्फ थ्योरेटिकल पढ़ रहे हैं, बिना प्रैक्टिकल के वो डॉक्टर कैसे बनेंगे? जी बिल्कुल ठीक बात है। तो ये भी हमारे साथ एक बहुत बड़ा धोखा है। और जो भारतीय जनता पार्टी का ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जो तमाशा है वो सब आप देख ही चुके हैं। कितना बड़ा धोखा ईमानदार की दुहाई देने वाली सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स के नाम पर किया है। कोविड के इंजेक्शन बनाने वाली कंपनियां भी इन्होंने नहीं बख्शी। आज जो अचानक मौत हो रही हैं, ये कोविड में लगाए गए गैर जिम्मेवारी से कहने वाले कहते हैं कि उन इंजेक्शनों की वजह से आज इतनी ज़्यादा मौत इस देश के अंदर हो रही हैं। उनसे भी इलेक्टोरल बॉन्ड्स के नाम पर पैसा लेने का काम किया है। जो ये हाईवेज हैं, अडानी, ये अंबानी, ये जो इतने टोल लगाए हैं, टोल हमारे ऊपर लगाए हैं और इलेक्टोरल बॉन्ड्स के नाम पर पैसा भारतीय जनता पार्टी ने लिया है। ये बदरपुर का टोल की सीमा ख़त्म हो चुकी है। गतपुरी टोल नाजायज़ है, ये तो नहीं हटा सके, लेकिन हम ये वादा करते हैं लोकसभा में अगर हमारी जीत हुई तो इन दोनों टोल को उखाड़ने का काम करेंगे। बदरपुर टोल को भी आते हैं फरीदाबाद को घेरते हुए। जी 5 टोल हैं। एक टोल तो ऐसा है जो 2 किलोमीटर का है और वो कहते हैं कांग्रेस ने लगाया। ये 2 टोल बदरपुर और गतपुरी, हम अगर लोग हमें चुन करके भेजते हैं तो इन दोनों टोल को उखाड़ फेंकने का हम काम करेंगे, ये हमारा वायदा है। सर, सोना रोड का टोल भी तो एक्सपायर है। सोना रोड हो या फरीदाबाद गुड़गांवा टोल हो, चाहे केएमपी हो या केजीपी हो, हमें इन्होंने जजिया कर चारों तरफ से लगाने का काम बीजेपी की सरकार ने किया है। हमें शायद ये बीजेपी की सरकार हरियाणा में नहीं मानती है और इसलिए ये बदहाली फरीदाबाद लोकसभा चुनाव क्षेत्र के लोगों को झेलनी पड़ रही है।